हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुद्रा राक्षस के बारे में देखेंगे। साथ ही विशाख दत्त जो इसके लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस और इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। शुरू से अंत तक ये जो नाटक है, सबसे पहले तो ये समझना है कि मुद्रा राक्षस जो है नाटक है, किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। और इसका अर्थ होता है राक्षस, राक्षस की अंगूठी। तो आगे भी आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो राक्षस की अंगूठी है, मुद्रा राक्षस का मतलब राक्षस की अंगूठी। और ये एक नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त, जो कि एक सामंत थे। आगे अब शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक इस नाटक में क्या है? पुरुष पात्र है, केवल एक स्त्री मात्र है। अब यहाँ पर एक स्त्री को लेने का यहाँ पर बताया गया है कि ये इसका संबंध कहानी से तो नहीं है, लेकिन ये एक करुण रस पैदा करने के लिए उसको इस नाटक में रखा गया है। इसके बाद ही बहुत बाद में इंग्लैंड में भी शेक्सपियर आपने सुना होगा, इन्होंने भी जूलियस सीजर लिखा था, जिसमें मुख्य रूप से सभी पात्र क्या थे? पुरुष के ही थे और स्त्रियां यहाँ पर गौर थी। तो हमारे विशाख दत्त की तरह ही इन्होंने, शेक्सपियर ने भी इसी तरह के नाटक लिखा था। आगे हैं अगली विशेषता, उसको देखते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि नाटक दोनों ही जो है नाटक मुख्य रूप से राजनीति के षड्यंत्र, कुचक्र और दाव पेचों को प्रकट करते हैं। मतलब जो मुद्रा राक्षस है वो षड्यंत्र, कुचक्र और दाव पेचों को प्रकट करते हैं। और इसी कारण जो है स्त्रियां राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती नज़र नहीं आती हैं। एक बात ये हो गई। मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रित होता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें कौन सी काल की घटनाओं के बारे में पता चलता है? तो मौर्यकालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का हमें चित्रण देखने को मिलता है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे जो है संशय है इस कि ये मौर्यकालीन मतलब समय का है या फिर उसके बाद का है। ये सारी बात की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। तीसरी बात यह है कि विशाख दत्त के इस नाटक में कहीं भी मतलब जो है पढ़ते समय नहीं उगती तो अलग बात हो गई, मतलब बहुत ही अच्छा है कुल मिला के। आगे हम बातें करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, उसकी कुछ मूल बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुद्रा राक्षस का अर्थ होता है राक्षस की अंगूठी। जैसा कि मैंने बताया, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है यूजीसी नेट कि मुद्रा राक्षस का अर्थ यहाँ पर किससे है? तो राक्षस की अंगूठी से है। राक्षस की अंगूठी में उसकी मुद्रा अर्थात मोहर भी है। संस्कृत में मुद्रा शब्द जो है मोहर और अंगूठी दोनों के लिए आता था। यह अंगूठी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अंगूठी के कारण चाणक्य को पता चलता है कि श्रेष्ठी चंदन दास के यहाँ राक्षस का परिवार छिपा हुआ है। बस इतना पता चलते ही चाणक्य अपना खेल शुरू कर देता है। इसी मुद्रा के सहारे से सिद्धार्थक शटक दास से पत्र लिखवाकर, मोहर लगवाकर राजनीतिक दांव पेच खेलता है। इसी कारण मलय केतु का राक्षस से झगड़ा होता है और चंद्रगुप्त मौर्य का रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि मुद्रा नाटक की घटनाओं में इतना महत्व रखती है कि इस नाटक का नाम कवि ने उचित ही रखा है, क्या? मुद्रा राक्षस। तो आपको समझ में आ गया होगा मुद्रा राक्षस क्यों इस नाटक को रखा गया है। विशाख दत्त सामंत जो है बटेश्वर दत्त का पौत्र और महाराज पद वाले पृथु का पुत्र है। वह स्वयं जो है नीतिज्ञ रहा होगा, तभी उसने इतना अच्छा नाटक लिख पाया है। तो वो एक नीतिज्ञ भी था और राजनीतिक भी था, ज्योतिषी भी था और पंडित। इन सभी का परिचय वो इस मुद्रा राक्षस की नाटक को पढ़ने से हमें पता चल जाता है। आगे है उसका नाटक शास्त्र का अध्ययन भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसे बुरे नाटककार और अच्छे कवि के ऊपर भी प्रकाश डाला है। कवि शंकर और विष्णु दोनों को ही भगवान मानता था। काव्य में गौड़ी रीति के अधिक के कारण लोगों का अनुमान है कि वह गौड़ देश का रहने वाला था। उसने छपड़क यानी बौद्ध साधु दर्शन को, जैसा कि उस समय विश्वास था, अच्छा नहीं माना, परंतु आहर्तों की प्रशंसा की है। उसने बुद्ध के चरित्र की महानता को भी स्वीकार किया है। हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते वह कौन था और कहाँ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया गया है। भारतेंदु जी का
मत है कि पृथु जो है वास्तव में राजा पृथ्वीराज था। मतलब यहाँ पर ये जो ऊपर पृथु दिया गया है ये वास्तव में कौन था? पृथ्वीराज ही था। ये कौन कह रहे हैं? भारतेंदु जी कह रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि बटेश्वर दत्त जैसे लंबे नाम को जल्दी में सोमेश्वर भी कहा जा सकता था। बटेश्वर में सोमेश्वर से एक मात्रा कम ही है। अतः यह बात कुछ भी नहीं जमती। संभवतः सामंत का पुत्र महाराज कैसे होगा, इसके सामने कई समस्याएं होती हैं, परंतु पुराने समय में महाराज का एक पद था, तभी जो है महाराज पदभाग भी कहा गया है। महाराज जो है बड़े जमींदार किस्म के राजकुल से संबंधित व्यक्ति होते थे। इससे केवल यही प्रकट होता है कि विशाखदत्त एक बहुत कुलीन परिवार से आता था। उसकी रुचि केवल राजनीति में ही दिखाई देती है। ब्रज भाषा में अनेक अवध के कवियों ने कविता की है, इसलिए काव्य शैली से काव्य का स्थान ढूंढना यहाँ पर उचित नहीं है। तो यहाँ पर गद्य शैली ही इम्पोर्टेंट है, काव्य शैली हमको यहाँ इस नाटक में बिल्कुल भी नहीं देखना है। आगे कवि अपने वर्णन में कुसुमपुर का उल्लेख करता है। तो कुसुमपुर कौन है? पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। कुसुमपुर जो है पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। तो मैं ये जो है अंडरलाइन करके गोला कर रही हूँ, ये ही फैक्ट हैं जो आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। आगे है गुप्तों के समय में कुसुमपुर का बड़ा महत्व था। तो कुसुमपुर का महत्व किसके समय बढ़ता है? गुप्त काल में बढ़ता है। संभवतः उसी समय का जो है कवि भी हुआ था, मतलब यहाँ पर जो लेखक हैं उसी समय का था। धनंजय के दशरूपक में प्रथम प्रकाश की 68वीं कारिका के अंत में मुद्रा राक्षस का नाम मिलता है। तो एक बार यहाँ पर याद फिर से ध्यान रखनी है कि धनंजय का जो दशरूपक है उसमें भी मुद्रा राक्षस का हमको उल्लेख हम पाते हैं। साथ ही सरस्वती कंठाभरण के तीसरी परिच्छेद में भी इसका उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस का। तो सरस्वती कंठाभरण जो है उसमें भी मिलता है। चैतन्य नाटक में भी नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसवी 10वीं शताब्दी से बहुत प्रसिद्ध नाटक था। कुछ विद्वान मलेच्छ शब्द का प्रयोग यहाँ से होने से इसे 7वीं सदी का मानते हैं, किंतु सबसे बड़ी इसमें 3 बातें हैं। पहली, एक तो ये जिस पृथ्वीराज की कल्पना है वह हिमालय से समुद्र तक का है, जो 7वीं सदी तक का हास प्राय हो चला था। मौर्यों से वर्धनों तक ही इसका जोर रहा था, जबकि सामंती व्यवस्था जो है विदेशियों से प्रजा की रक्षा करने में प्रगति का आधार थी। दूसरा है इसमें जो अंत का भारत वाक्य है वह है चंद्रगुप्त के शासन को दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद है। इसमें स्पष्ट है कि तत्कालीन राजा की प्रसन्नता की बात है, अन्यथा प्रायः भारत वाक्य लोक कल्याण के अन्य रूपों का वर्णन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तों में शाकाहारी विक्रमादित्य कहलाता है। इसमें ध्रुव स्वामिनी की रक्षा की थी, इसलिए उसकी स्मृति में उसकी तुलना दांत पर पृथ्वी उठाने वाले बरहा विष्णु अवतार से की जाती है। इसके समय में बरहा विष्णु भगवान की पूजा काफ़ी प्रचार हुआ था। बरहा का भी भारत वाक्य में उल्लेख है। इन बातों को देखकर लगता है कि यह नाटक जो है ईस्वी 4वीं और 5वीं सदी का होना चाहिए। मलेच्छ शब्द जो है धर्मशास्त्रों पुराणों से आता है। इसका तुर्क जो है मुसलमानों से संबंध जोड़ना चाहिए, बल्कि तुर्क मुसलमानों को यवन ही मुख्य रूप से कहा जाता था। यद्यपि यवन शब्द जो है पुराने ग्रीक लोगों के लिए प्रचलित हुआ था, और जो नाटक में खस, मलेच्छ और शक, हूण, नाटक में खस, मलेच्छ, शक, हूणों का उल्लेख भी है। हूणों के लिए यह नहीं समझना चाहिए कि स्कंदगुप्त से पहले वे अज्ञात थे, मतलब स्कंदगुप्त से भी पहले जो है हूणे जो है ज्ञात अवस्था में थे। उनकी शाखाएं भारत के उत्तर में तब भी थी। पारसी आदि भी प्राचीन ही थे। तीसरी बात, जब यह नाटक लिखा गया होगा तब मूल जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कथा काफ़ी पुरानी पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ गड़बड़ियां भी हैं। यद्यपि इस नाटक में इतिहास पर बड़ा प्रभाव डाला है, फिर भी सब बातें जो हैं पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ही हो ऐसा नहीं है। तो कोई भी अगर ग्रंथ लिखा गया है, नाटक लिखा गया है, काव्य लिखा गया है उस समय, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्णतया ऐतिहासिक ही हो, लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि
बिल्कुल भी ऐतिहासिक नहीं होगा। आगे है, इसमें यह भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य जो है पौरुष विदेशियों को भगा देना था। अंत में इस बात पर जोर है। कथा में भी विदेशियों की समस्या दिखाई पड़ती है, परंतु राज्य जीतने के दाव पेच बहुत दिखते हैं। इसमें सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है और पारसिक राजा को भी स्पष्ट रूप से विदेशी माना गया है। गुस्से में राक्षस जो है मलय केतु को भी मलेच्छ कहा जाता है। कथा चाणक्य की चतुराई पर अधिक बल देती है, वीर चंद्रगुप्त की वीरता पर नहीं। तो यहाँ पर जो चाणक्य है वो बहुत कुटिल अवस्था में इसको दर्शाया गया है। यदि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का नाटक होता तो चाणक्य का इतना स्थान होता क्या। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त के बहाने से दूसरे चंद्रगुप्त की जीत पर जोर दिया गया है। इस नाटक में एक चंद्रगुप्त, एक मौर्य चंद्रगुप्त वाला चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब गुप्त काल का है। तो इन्हीं के बीच में क्या है, ये नाटक कभी इधर कभी उधर इसकी जो है हमको देखने को मिलता है। ग्रह कलह दूर करके शांति स्थापित की गई है। इसमें पुरुष से स्त्री रूप धरकर छल से शकराज को चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी मारा था। इन दिनों की राजनीति भी आज की तरह छल से भरी थी। छपड़क का ब्राह्मण चाणक्य का साथ देना भारतीय परंपरा में इन दो संप्रदायों का विदेशी आक्रमण के समय मिल जाना इंगित करता है। नाटक जो है मौर्यकालीन नहीं है, इसका परिचय यही है कि यह दर्शाता है कि वास्तव में नंद का राज बहुत अधिक ठीक था। केवल चाणक्य के क्रोध के कारण ही जो है नंदों का विनाश हो जाता है। फिर प्रजा को शांत करने के लिए काफ़ी चालाकियां करनी पड़ती हैं, जिसमें नंद का पुत्र होकर भी चंद्रगुप्त मौर्य दासी पुत्र है, तभी वृषण है, नीच है, जबकि नंद को शूद्र नहीं कहा गया है बल्कि उसे कुलीन कहा गया है। इन्हीं बातों से लगता है कि जो नाटक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समय मतलब गुप्तों के समय का हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यों के समय का नहीं। आगे है, कथा का प्रमुख पात्र मूल रूप से चाणक्य है। तो मेल कैरेक्टर जो है चाणक्य जी का है। नाटककार में चाणक्य को बहुत ही धूर्त मतलब बहुत ही चालाक, लोमड़ी के जैसे चालाक, कुटिल दिखाई देता है। वह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुका है, उसका क्रोध भयंकर था, वह सब कुछ पहले से ऐसा सोच लेता था और उसकी हर चाल ऐसी जाती थी कि उसे कोई काट नहीं पाता था। वह सब शत्रुओं को मार डालता है, कुछ को हराता है, कुछ और राक्षस को वो चतुर और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समझने के कारण जीत लेता है। उसके सामने वस्तुतः राक्षस कोई टक्कर का आदमी नहीं है और चाणक्य भी उसकी इस प्रतिस्पर्धा को देखकर मन ही मन हंसा करता है। चाणक्य राक्षस की स्वाभिभक्ति से प्रसन्न है। वैसे चाणक्य त्यागी है, टूटे फूटे घर में रहता है और निडर होकर राजा को वृषल कहता है। दूसरी ओर राक्षस धन की भी चिंता करता है, निस्पृह भी नहीं, बुरी तरह मात खाता है और अंत में नंद विरोधी भी बन जाता है। राक्षस का अंत बहुत ही बुरा है और अंत में बहुत ही पदलोलुप सा दिखाई देता है। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। राक्षस उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसका नाम भी विचित्र है। वह नंद की ऐसी स्तुति गाता है, उसके सामने समय में बहुत भारी दुख था। बाद में चंद्रगुप्त की सेवा भी इसलिए स्वीकारता है कि वह चंद्रगुप्त नंद का ही पुत्र है। वैसे नाटककार ने यही दिखाया गया है कि राक्षस के अमात्य बनने का कारण जो है चंदन दास के प्राणों की रक्षा करना है, किंतु यहाँ राक्षस का लोभ छिप नहीं पाता। यदि वह आन का पक्का होता तो प्राण दे सकता था और वह चंदन दास की समस्या का भी अंत हो जाता। राक्षस नितांत कायर नहीं था, इसलिए कभी उससे तलवार भी उठवाता है और राक्षस की तलवार भी चाणक्य की बुद्धि से दूर कर दी जाती है। कभी को बंदिश पूरी बांधता है, परंतु राक्षस का पतन किसी से नहीं रुकता। कभी यह दिखलाता है कि तो राक्षस वीर प्रचंड स्वामी भक्त और चतुर, परंतु चाणक्य के सामने वह है कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी चाणक्य की महानता तो यह है कि वो अंत में बहुत ही नम्र है, जबकि राक्षस में एक खिसियाना पंसा और वह वाजिब भी है। चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण में
हमने दो ही पात्र हैं, एक तो राक्षस और एक चाणक्य। बाकी सब काम चलाने वाले लोग हैं, वे तो हुक्म बजाने वाले लोग हैं, परंतु नाटकीय दृष्टि से प्रत्येक बड़ा सफल कार्य करता है, हर एक का काम उम्दा है। फिर भी हम यह नहीं भूल पाते और स्वयं पात्र भी हमें याद दिलाते रहते हैं कि इन सब कामों के पीछे चाणक्य की बुद्धि है। चाणक्य का लोहा बरसता है, वह पाँव उठाता है तो धरती कांपती है। उधर राक्षस परेशान रहता है, नाटक में कहीं भी यह नहीं दिखाता कि वह कभी चैन भी पा सका हो। उसने कई चालें चली, चाणक्य की नींद उसने बिगाड़ी, पर हारा हर जगह। कहीं कहीं नाटककार पात्रों में मनस्थिति का सामाजिक और व्यक्तिगत परिचय देता है। मलय केतु को धोखा देते हुए भगु रायण को दुख होता है, कंचुकी को बुढ़ापे की तकलीफ है, राजनीति के कुचक्रों में प्रकृति वर्णन नहीं मिलते हैं। अंतिम दृश्य जो है मच्छी कटिकम से मिलता जुलता है, तो मच्छी कटिकम जो है उससे अंतिम दृश्य मिलता है, ये भी याद रखना है। मच्छी कटिकम से मिलता है अंतिम दृश्य। चंदन दास बड़ा त्यागी है, फिर भी उसके साथ चारुदत्त की सी संवेदना नहीं जागती। वह राजद्रोही और इसलिए हम चंद्रगुप्त को उसके लिए अत्याचारी ठहरा नहीं पाते। हम जानते हैं कि चंदन दास मरेगा नहीं, क्योंकि चंडाल भी वास्तव में चंडाल नहीं है, वह राक्षस भी कायदे से फंसता चला आ रहा है, इसलिए चंदन दास के चरित्र को भी महत्वपूर्ण नहीं मानता। कभी बार बार उसे शिव जैसा त्यागी बताता है। शायद वैश्यों से प्रसन्न करना उसके मन में अवश्य था। इस समय व्यापार खूब था और सेठों का प्रभुत्व भी था। अंत में बहुत जगह सेठ बनता है और कभी भी यह कहलवाता है कि पर स्त्री से वैश्य प्रेम नहीं करते, वह बड़े शीलवान होते हैं। इसके अतिरिक्त इस नाटक में चरित्र चित्रण की कोई विशेषता नहीं है। रस के दृष्टिकोण में इसमें मुख्य रस वीर है, मुख्य रस जो है वीर है, करुण थोड़ा सा है। राक्षस कई जगह करुणा भरी बातें कहता है, परंतु वह सब नंद के प्रति, और नंद से हमारी सहानुभूति नहीं होती, तो हमें चंद्रगुप्त अच्छा लगता है। हालांकि चंद्रगुप्त केवल अमात्य चाणक्य के हाथ का खिलौना ही है, परंतु है तो विजयी चाणक्य का ही प्रिय पात्र। नायक के रूप में धीरोदत्ता है, त्यागी, कुलीन, कृति, रूप, यवनी, उत्साही, दक्ष, अनुरक्त, शीलवान, नेता आदि नायक की कोटि में आते हैं। चंद्रगुप्त क्षमावान, गंभीर, महासत्व, दृढ़ वृत्ति अतः धीरोदत्त है। मलय केतु प्रतिनायक है, यहाँ नायिका और विदुषी ही नहीं, संस्कृत के नाटकों की परंपरा में एक सुखांत नाटक है। संस्कृत में ऐसा नाटक दुर्लभ ही है। भावानुसार भाषा का प्रयोग है, अलंकार काफी प्रयुक्त किए गए हैं और छोटे छोटे अंक है। शोर शैनी, महाराष्ट्री, मगधी आदि प्राकृतिक भाषाएं इसमें संस्कृत के अतिरिक्त प्रयुक्त हुई हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि शोर शैनी, महाराष्ट्री, मगधी और ये प्राकृतिक इसके अतिरिक्त उपयुक्त हुई हैं। इतिहास की बात हम फिर दोहराना चाहते हैं कि विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य आदि एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यह मुद्रा राक्षस ने ही प्रकट किया है और फिर इस विषय में कोई संदेह नहीं रहता। इस नाटक ने भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल की राजनीति की व्यवस्था काफी परिचय दिया है। तो ये थी कुछ मुद्रा राक्षस की बातें जो कि हमको जाननी चाहिए थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।